अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़ रहे थे रूह यारम। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। फिर भी को यारम से किसी ने सवाल पूछने की हिम्मत ना की और ना ही वो किसी का जवाब देना जरूरी समझता था। हाँ, लेकिन लैला इसे घूरे जा रही थी जिसका इस पर कोई असर ना था। इंस्पेक्टर साहब ने नहीं कहा कुछ भी मेरे जाने के बाद। इसने खुद ही बात शुरू की। नहीं, तुम्हारे जाने के बाद वो भी निकल गया था, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुमने सारिब के सामने झूठ क्यों बोला? जानते हो, जब वो लड़की चली गई थी तब हमारे खिलाफ गवाही दे सकती है, और अगर इसने गवाही ना भी दी तब भी बुरी फंसेगी। बात की बाद में देखी जाएगी, फिलहाल तो वो यही है हमारे साथ। कल हमारा एक आदमी मारा गया, वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। इसने खुदकुशी कर ली। इसके घर वालों की एक मोटी रकम भेज दो और अफसोस के लिए भी चले जाना। मुझे जरूरी काम है, वरना मैं खुद ही चला जाता। तभी शव कमरे में दाखिल हुआ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा यार। इस तरह से किसी के मरे हुए घर वालों को देखकर मुझे अजीब लगता है, अफसोस होता है मुझे। जब वो लोग अपने बिछड़े हुए को रोते हैं। वो बेचारा तो हमारे साथ काम करते करते ही मारा। शायद अब वो लोग हमें कसूरवार समझ रहे होंगे। उसे 4 साल पहले सजाए मौत सुनाई गई थी, यानी कि फांसी। तब उसे मैंने बिछाया था। अगर वो तब मर जाता ना, तो उसके घर वाले 4 साल पहले रो रहे होते। लेकिन अब वो अच्छे अल्फाज में याद करके रो रहे होंगे। और इसने अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ किया है। वो अपनी जिंदगी की उम्मीद पहले ही खो चुका था। इसके अंदर जीने की ख्वाहिश वैसे भी नहीं थी, लेकिन वो मेरे साथ काम करना चाहता था, मेरे लिए कुछ करना चाहता था। वो अच्छा था, लेकिन एक मशीन से कम ना था। मैं ये नहीं कहता कि मुझे मेरी टीम में जिंदा दिल लोग चाहिए, लेकिन ऐसे अधमुरा लोगों के लिए मेरी टीम में कोई जगह नहीं। तुम दोनों जाओ और इसने लड़की को भी साथ ले जाओ। जब से आई है इसने काम तो कुछ किया ही नहीं है, जबकि अपना फैसला सुना चुकी है कि वो यहाँ से वापस नहीं जाने वाली। किसी ने इसकी बात मुकम्मल की। अच्छी लड़की है वो। शराफ मुस्कुराया था। वो सद्दीक की बेटी है शराफ, किसर ने गुस्से से कहा, क्योंकि वो इसकी रंगीन तबीयत से अच्छे से वाकिफ था। लेकिन फिर भी वो इतना गिरा हुआ हरगिज ना था कि सद्दीक की बेटी के साथ कुछ ऐसा वैसा करता। वो तो इन लड़कियों के पास जाता था जो खुद ही से वेलकम करती थी। सारा दिन रूह बस एक ही बात सोचती रही। वो आदमी जो इसके सामने मारा था, इसने डेवल का नाम लिया था। पुलिस वाले ने इससे पूछा था क्या डेवल का आदमी है क्या और इसके लिए काम करता है, तो इसने इनकार कर दिया था। इसका कहना था वो किसी डेवल को नहीं जानता। और फिर जब इसने पुलिस वाले के सामने डेवल का नाम लिया था, वो कैसे अजीब नजरों से इसे घूरने लगा था। लेकिन फिर भी ये भी तो कहा था कि वो न जाने किस डेवल की बात कर रही है, वो तो एक ही डेवल को जानता है। लेकिन ये बात तो इसने ठीक ही कही होगी। इंस्पेक्टर इसके शोर को जानता था और इसे इस तक पहुंचा दिया था। इसे इस इंस्पेक्टर को थैंक यू जरूर बोलना चाहिए था, लेकिन ये तय था कि अब वो घर से निकलने की गलती कभी नहीं करेगी। और न जाने कितने परेशान हुए होंगे। ये मेरे पीछे न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा होगा मुझे। मैं भी ना बेवकूफी की तरह उठकर चल दी। आज क्या बनाऊं इनके लिए? वह फ्रिज का लिए सोच रही थी, जिसके अंदर सब सामान मौजूद था। सर, यहाँ सिगरेट पीना अलाउ नहीं है, पेट्रोल पंप का वर्कर इसके करीब आकर बोला। क्यों? पेट्रोल पंप है, आग लग सकती है, इसने बताया। और तुमने ये जो किसी की जिंदगी में आग लगाई है उसका क्या? क्या मतलब है आपका? वो आदमी गुस्से से बोला। एक 13 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करके तुमने इसकी जिंदगी को आग ही तो लगाई है। इस लड़की का मेरे साथ अफेयर चल रहा था। रोज गिफ्ट और पैसे मांगती थी मुझसे। इतनी छोटी सी बच्ची नहीं थी जितना तुम लोग समझ रहे हो। मैंने बस अपनी दी हुई रकम वसूल की है। वैसे भी कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुका हूं मैं। वो आदमी बोले जा रहा था जब इसने अपने पेट पर कुछ महसूस किया और फिर दर्द से बिलबिला उठा। कोर्ट से तुम भरी हो चुके हो, लेकिन डेविल की अदालत में नहीं। और कोई भी जनाकार डेविल की अदालत से इस तरह बरी नहीं हो सकता। डेविल की अदालत में इस गुनाह की सजा सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत है। पेट्रोल होल्डर से पेट्रोल पंप का पाइप निकाला। वो दर्द से बिलबिलाते हुए आदमी के मुंह में डाल दिया। तुम जानते हो, वो लड़की खुदकुशी कर चुकी है। इसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है तुम जैसे इंसान के लिए। तुमने कहा एक 13 साल की बच्ची तुमसे तोहफे और रकम लेती थी, लेकिन मेरी नजर में वो एक छोटी बच्ची थी। पेट्रोल इस आदमी के अंदर तक जा चुका था। सांसें फूलने लगी थी, लेकिन यहाँ सांस लेने की इजाजत दे कौन रहा था? इंसाफ था, डेविल का इंसाफ, हर जनाकार के लिए। इसने एक झटके से जमीन पर फेंका और अपनी जेब से सिगरेट निकाला। माचिस की तीली से अपना सिगरेट जलाया और वही जलती तीली उस आदमी पर फेंक दी और एक लम्हा जाइए किए बगैर वहां से निकल गया।
इसे ना इस आदमी से मतलब था, ना ही इसके पेट्रोल पंप से। इसे आज ही पता चला था कि इस पेट्रोल पंप में एक अकेला नाइट ड्यूटी करता है, वरना इस काम के लिए इसे कोई और जगह का इंतखाब करना पड़ता। वो घर आया तो शर्ट पर सुर्ख खून के धब्बे थे, शायद आदमी के पेट पर ब्लेड चलाते हुए लगे थे। इसने घर जाते ही कपड़े चेंज करने के लिए अपने कमरे का रुख किया, लेकिन रूह इसे देख चुकी थी और फौरन दूर होकर इसके पास आई। क्या हुआ है आपको? ये खून, कहाँ चोट लगी है आपको? एक पल में ही इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुझे चोट नहीं लगी, वो एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में, इसे अस्पताल पहुंचा रहा था, शायद कपड़ों पर ये धब्बे लग गए। आप ठीक है ना? वो रोते हुए पूछ रही थी। वो मुस्कुराया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चेंज करके आता हूँ, फिर इत्मीनान से देख लेना। इसका गाल थपथपाकर अपने कमरे में चला गया, जबकि रूह एक बार फिर से जानमाज पर बैठ गई। वो कमरे से बाहर निकला तो इसे नमाज अदा करते हुए दिखा। ये लड़की क्यों मुझे इतना गुनहगार कर रही है? वो सोचते हुए सोफे पे आ बैठा। डेवल ने अपने ऑफिस में ऐलान किया था कि आज लोग यहाँ रूह का जिक्र बिल्कुल नहीं किया जाएगा। वो जहाँ है बिल्कुल ठीक है, जब इसके घर वालों को पता चल जाएगा इसे भेज दिया जाएगा। इस बात से लैला की परेशानी और बढ़ने लगी थी, लेकिन अब ऑफिस में इसका जिक्र भी मना कर दिया गया था, जबकि लैला को इसके घर जाने की भी इजाजत न थी। डेवल का कहना था कि सब अपने अपने काम पर ध्यान दो, जबकि खिजर को एक ही परेशानी खाई जा रही थी कि आखिर वो घर वालों को पता क्यों नहीं कर रहा या क्यों नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी खिजर चुप था और वो यारम से छुपाकर रूह के घर वालों को ढूंढने में लगा था, लेकिन ये बात भी डेवल से छुपी ना रही। आज नहीं तो कल इस लड़की ने चले जाना था, इस लड़की के घर वालों का पता करना चाहिए। वो किसी की बीवी है। अगर मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए तो मैं खुद कर लूंगा, तुम अपने काम पर ध्यान दो। इसके अंदाज में गुस्सा देकर वो भी खामोश हो गया। 1 महीना गुजर चुका था। रूह इसका सारा काम अपने हाथ से करती थी। यारम ने अपना घर बदलवाने के बारे में सोचा तो इसने कहा कि वो यही ठीक है। यारम ने इसे बाहर पार्क में बैठने की इजाजत दे दी थी, लेकिन वो इन औरतों से बातें नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी अगर वो सामने आ जाए तो हाल खैरियत पूछ लेती थी, लेकिन यारम से छुपकर शार्फ और खिजर हर दूसरे तीसरे दिन इसके हाथ का बना खाना खाने आते थे, जबकि लैला को यहाँ आने की इजाजत न थी। इसने डेवल वाली बात का जिक्र भी इनके सामने किया था, जब इसने कहा कि यहाँ हर कोई अपने आप में ही एक डेवल है। डेवल मतलब? रू ने पूछा। डेवल मतलब शैतान, यारम ने बताया। अस्तगफिरुल्लाह, कोई शैतान थोड़ी है। इसकी बात पर चेहरे पर जरा सा डिंपल नुमाया हुआ तो फिर गायब हो गया। मेरा नाम यारम है, यारम काज़मी। तुम मुझे यारम कहा करो। मैं कैसे आपको यारम कहूँ? वो शर्माई थी। क्यों नहीं कह सकती, ये मेरा नाम है। वो पूछने लगा। आपका नाम का मतलब? वो कुछ बोलते हुए खामोश हो गई। हाँ बोलो ना। मेरे नाम का मतलब दिलबर, महबूब, सनम है। वो इसके चेहरे पर शर्मो हया देखकर महजूज हो रहा था। आज वो इसके लिए फोन लेकर आया था ताकि दिन में इससे बात कर सके। सारा दिन इसकी बचपन बेचैन नजरें इसका इंतजार करती थी। फिर कल तो इसने कह दिया था सारा दिन इससे बात करने के अलावा कोई काम नहीं होता। मेरा दिल करता है आपसे बातें करने को। आप काम से थक कर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठकर चले जाते हैं। सारा दिन मुझे आपका चेहरा नजर नहीं आता। इससे मासूमियत से भुमरा कर कहा था। अच्छा, मैं कल तुम्हारे लिए मोबाइल ले आऊंगा, फिर जब तुम्हारा दिल करे मुझे फोन कर लेना। क्या आप मेरे लिए फोन लाएंगे? फिर तो मैं फातिमा बीवी से भी बात करूंगी। वो खुशी से चहकते हुए बोली। नहीं, हरगिज नहीं, तो मेरे सिवाय किसी से बात नहीं कर सकती इस फोन पर, इसने गुस्से से कहा था। लेकिन मैं जब से यहाँ आई हूँ एक बार भी पाकिस्तान फोन नहीं किया, अम्मी से बात नहीं की, रानिया आपी, तानिया आपी, मारिया आपी, किसी से भी बात नहीं की, किसी की आवाज तक नहीं सुनी। वो उदासी से बोली थी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं फोन लेकर ही नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता तो मेरे अलावा किसी से बात करो। इसने अपना फैसला सुनाया और अपने कमरे में चला गया। जब थोड़ी देर बाद वो इसके पीछे आई। अच्छा ठीक है, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, सिर्फ आपसे करूंगी। लेकिन आप तो इनसे बात करके इनकी खैरियत पूछ सकते हैं ना, आपके पास है ना आदमी का नंबर? शो ने पूछा। हाँ, मैं अक्सर इनसे बात करता रहता हूँ, सब कुछ ठीक है, इससे झूठ बोला। और आज इसके लिए फोन ले आया था, लेकिन इसके अलावा इस फोन में सब नंबर ब्लॉक थे, यहाँ तक कि वो पुलिस में भी फोन नहीं कर सकती थी। अगर इसे इतनी समझ होती तो वो जरूर पूछती। क्या तुमने वाकई शादी कर ली है? सारिम अब तक बेयकीनी से कॉफी शॉप में बैठा था। इसके सामने यारम बैठा आराम से कॉफी पी रहा था। मैं तुम्हारा बचपन का साथी हूँ यारम, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे बुलाया तक नहीं। मुझे यकीन नहीं यार, तुम झूठ बोल रहे हो, ये शादी नहीं हुई। सारिम कब से बोला जा रहा था, लेकिन यारम कब से करीब बैठी इस बेटी के गालों को छू रहा था। मायरा स्कूल क्यों नहीं गई? इसने सारिम की बात को इग्नोर करते हुए मायरा से पूछा। मेला की तबीयत खराब थी चाचू, मायला की तबीयत खराब थी चाचू।
अरबी तर्ज और लहजे की वजह से वो उर्दू नहीं बोल पाती थी, और फिर जब बोलने की कोशिश करती तो अक्सर इसकी जुबान तुतला जाती। पहले मेरी बात का जवाब तो सारिम, सारिम ने कहा। मैं जरूरी नहीं समझता। इसने एक ही जुमले में जवाब देकर फिर से मायरा के साथ मसरूफ हो गया। हम दोस्त हैं ना यारम? सारिम ने पूछा। अच्छा, क्या ऐसा था कभी? सदीक मेरा दोस्त था, बहुत प्यारा दोस्त। लेकिन तुमने क्या किया? वो धीमी आवाज में गुर्राया था। मैं अपना फर्ज निभा रहा था यारम, वो इसी के अंदाज में बोला। और मैं भी अपना फर्ज निभा रहा हूँ। मेरा फर्ज मुझे मेरे फर्ज के साथ गद्दारी करने वालों से दोस्ती करने की इजाजत नहीं देता। यारम, हम एक साथ दुबई आए थे। तुमने और सदीक ने गलत रास्ता पकड़ा। सदीक अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है यारम। यारम, मैं तुम्हें सजा होने नहीं दूंगा। कानून इंसाफ से हटकर। कानून और इंसाफ? हमें तुम्हारा कानून इंसाफ नहीं चाहिए सारिम। हम अपना कानून खुद बनाते हैं। फिलहाल मैं तुमसे ये सारी बातें करने नहीं आया। मैं सिर्फ मायरा से मिलने आया था। वो मायरा का गाल चूमते हुए उठा था। क्या तुम इस लड़की से मोहब्बत करते हो यारम? सारिम ने पूछा। इसका जवाब मैं तुम्हें कुछ दिन बाद दूंगा। हो सकता है कुछ दिन बाद मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े। बस इतना कहकर वो निकल गया, जबकि सारिम इसे आता हुआ देख रहा था। प्यार, मोहब्बत, फैमिली, इन सब चीजों से बहुत दूर था ये इंसान। बल्कि इंसान था ही कहाँ, सारिम बचपन से इसे जानता था। इंशाअल्लाह यारिम को कभी इस लड़की से मोहब्बत ना हो, वरना इस बेचारी लड़की का क्या बनेगा। क्योंकि यारम का जो रूप इसने देखा था वो किसी ने नहीं देखा था। इसका पागलपन इस लड़की को मार देगा। बचपन में इसने एक खिलौने के लिए यारम का पागलपन देखा था। वो सच तो ये है कि वो भी एक खिलौने से ज्यादा इसके लिए कुछ ना होगी। एक मासूम लड़की को इसके हाथों बर्बाद मत होने देना। आज लैला का बर्थडे है और वो चाहती है कि हम इसके साथ पार्टी करें। शॉप ने आकर इसे बताया। हाँ तुम लोग जाओ, मैंने कब मना किया है, यारम ने कहा, जबकि ध्यान सारा लैपटॉप की स्क्रीन पर था, जहाँ एक मिनी स्क्रीन पर हैकिंग सिस्टम से किसी का मोबाइल फोन खुला था, जिसे यारम बहुत गौर से देख रहा था। डेवल, जब से ये लड़की आई है रू, तुम तो इसी के पीछे पड़ गए हो। तुम्हें ख्याल ही नहीं रहा लैला का। इसने स्क्रीन पर नजर जमाए हुए देखा, जहाँ रूह का मोबाइल सिस्टम खुला हुआ था। वो रूह के एक एक मूवमेंट पर नजर रखता था। लैला का रोज रोज रोना धोना देखकर आज शॉफ ने इसके सामने मुंह खोला था। रूह से पहले भी लैला मेरे लिए काम करने के लिए एक वर्कर थी, और अब भी है। इससे ज्यादा ना वो पहले थी और ना आगे कुछ होगी। अब मजीद कोई बकवास करने की जरूरत नहीं, निकलो यहां से, अपना काम कर लो। वो प्यार करती है तुमसे, शॉफ ने कहा। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा है इसे मुझसे प्यार करने के लिए। दिमाग खराब कर रखा है इस लड़की ने, और तुम दोनों ने भी। अगर अब तुम में से ये प्यार व्यार का जिक्र मेरे सामने किया तो गोली मार दूंगा, इसे भी और तुम लोगों को भी। वो गुस्से से डांटते हुए बोला और लैपटॉप उठाकर फेंक दिया। मैं पार्टी का कहने आया था, हम सिर्फ वर्कर नहीं दोस्त भी हैं। तुमने कहा था एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना कोई एहसान तो नहीं। शॉफ ने घबराते हुए 2 कदम पीछे हटा। फाइन, मैं आ जाऊंगा, अब जाओ यहाँ से, इसने घूरते हुए कहा तो शॉफ बाहर निकल गया। फिर दरवाजे पर मुंतजिर मासूमा और लैला को देखा, जरा सा मुस्कुराया। मिशन डन, इसने लैला के हाथ पर ताली बजाते हुए कहा। बस अब मेरा काम हो जाएगा, लैला ने कुछ सोचते हुए कहा। और गोली मार देंगे। मैं तुम लोगों के साथ शामिल नहीं हूं, मासूमा ने कहा। तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा लड़की, लेकिन डेवल को एक तो पैक से नशा नहीं चढ़ता, हमें कुछ बड़ा करना होगा। क्यों ना हम डबल डोज पिल्स यूज करें? शॉफ ने मशवरा दिया। आहिस्ता बोलो बेवकूफ, अगर इस राइट हैंड ने सुन लिया तो प्लान शुरू होने से पहले ही हमें गोली मार देगा। तुम लोगों तो फिर भी गोली मार के आसान मौत देगा, जो ब्लेड से मारेगा। और इतना करो जितना मैंने कहा है। वैसे भी मैं तुम सबकी होने वाली मालकिन हूँ, मेरे ऑर्डर्स फॉलो करना तुम सब पर फर्ज है, लैला ने एक अदा से कहा। वो जल्दी घर जाना चाहता था, लेकिन लैला के बर्थडे की वजह से इसे यहाँ रुकना पड़ा। ये क्लब लैला चलाती थी, दुनिया के सामने इससे कोई काम तो करना ही था। वैसे पुलिस की नजर में वो डेवल यानी यारम काजमी के साथ काम करती थी, जिसकी दुबई में एक मेडिसिन कंपनी थी। ये काम सिर्फ वो दुनिया को दिखाने के लिए करते थे, वरना असल काम और असल मिशन इनके कुछ और थे। क्राइम की दुनिया में हर कोई जानता था दुबई इनका असल ठिकाना था। सदीक इसका बहुत वफादार आदमी था और 20 साल पहले इसके साथ पाकिस्तान से यहाँ आया था। तब इसका जानो अजीज दोस्त सारिम इसके साथ था, लेकिन वक्त के साथ सारिम ने अपनी राह बदल ली। सारिम को डॉन डेवल को पकड़ने का काम दिया गया था। पिछले 6 साल से वो इसी के पीछे पड़ा था, लेकिन कोई भी ऐसा सबूत जो इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दे सारिम के हाथ नहीं लगा था। सारिम का कहना था कि वो ये रास्ता छोड़ दे,
اس میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں، جبکہ یارم کا جنون اسے یہ کام چھوڑنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ جس آدمی کے آگے کام کرتا تھا اسے مار کر اس نے اس کی کرسی سنبھالی تھی، اور پھر ایسے کئی لوگوں کو مار کر سیڑھیاں چڑھتا وہ ڈیول بنا تھا۔ شراف نے اس کے ڈرنک میں ڈبل ڈوز پلز ملائی تھی، جس کا پہلا سپ لیتے ہی اس نے لیلا کی طرف دیکھا تھا۔ لیلا نے گھبرا کر نظر چرائی، سے پتہ چل چکا تھا کہ وہ سمجھ چکا ہے کہ اس کی ڈرنک میں کچھ ضرور ملایا گیا ہے۔ I'm sorry۔ اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر لیلا منمنائی تھی، اگر آج تمہارا جنم دن نہیں ہوتا تو میں ضرور برسی منا رہا ہوتا۔ ڈرنک ایک ہی سپ میں ختم کرتا گلاس وہیں پھینکتا ہوا نکل گیا۔ خضر اسے روکو، اس کی ڈرنک میں ڈبل ڈوز پلز تھی، وہ ڈرائیو نہیں کر سکے گا، لیلا نے فکر مندی سے کہا۔ وہ یارم کا آدمی ہے لیلا، ایسی چھوٹی موٹی پلز کا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ نشے کبھی اپنے آپ پر حاوی نہیں ہونے دیتا، ڈونٹ وری۔ وہ گھر آیا تو روح روز کی طرح اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ پہلے ہی اسے فون کر کے بتا چکا تھا آج وہ جلدی نہیں آئے گا کیونکہ اس کے ساتھ کام کرنے والے ورکرز کی برتھ ڈے ہے۔ میں نے کہا تھا کھانا کھا کر سو جانا، تم ابھی تک میرا انتظار کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اسی لیے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ بہت وقت ہو چکا ہے روح، اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ آپ شراب پی کر آئے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا، شاید وہ نوٹ نہ کر پائی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کبھی اس کے اس طرح سے قریب نہیں آیا تھا، اور اس کی آواز میں خمار تھا۔ ہاں بالکل، تھوڑی سی اپنے ہونٹوں سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ آپ چاہے آرام کریں۔ روح کو اپنی باہوں میں لیے یارم کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتے یارم نے اس کے بال کھول دیے۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ روح نے اپنا ہاتھ اس کے کاندھوں پر رکھ ایسے خود سے دور کیا۔ اور اگر میں تمہیں آج خود سے دور جانے کی اجازت نہ دوں تو؟ اس کی تھوڑی پکڑ کے اس کا چہرہ اونچا کر کے پوچھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو آج؟ کہیں پیار تو نہیں ہو گیا؟ مجھ سے لگتا ہے میری دعائیں پوری ہو گئی ہیں۔ روح نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پیار؟ پیار تو تمہیں دیکھتے ہی ہو گیا تھا۔ اس دن جب تم بنا بتائے کہیں چلی گئی، اس دن مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اور آج عشق ہو گیا ہے۔ اور اگر عشق ہو جائے تو دوری ناممکن ہو جاتی ہے۔ میرے پیار اور محبت نے بہت صبر کیا، لیکن کیا کروں، یہ عشق بے صبرا ہے، یہ تمہاری ہاں کا انتظار نہیں کرے گا۔ ایک ہی جھٹکے سے خود سے قریب کرتے ہوئے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ یارم میری بات سنے۔ وہ اسے اپنے والے کمرے میں لے آیا تھا اور اسے بیڈ پر لٹا کر خود بھی اس کے قریب لیٹ گیا۔ یارم، نہیں، آج کچھ مت بولو۔ آج سے تم میری ہو، صرف میری، یارم کاظمی کی۔ آج میں تمہیں اپنا بنا لوں گا، اب تم مجھ سے کبھی دور نہیں جا سکتی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اپنے پیار پر کنٹرول کر سکتا تھا، لیکن تم نے دعائیں مانگ مانگ کر مجھے خود سے عشق کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اب تم ہی میرا ہونا ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر وہ اسے اپنے قریب تر کر لیا۔ روح کے بال اس کے چہرے پر بکھرنے لگے۔ اس نے پھونک مار کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ وہ کھلکھلائی تھی، ایسے ہی طلسم پڑھ پڑھ کر۔ تم نے مجھے خود سے پیار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ مجھے بھی تو بتاؤ یہ کون سا طویز عشق ہے؟ میں تو نہیں بتاؤں گی، روح نے شرارت سے کہا، جبکہ ہاتھ دونوں یارم کے ہاتھوں میں قید تھے۔ مت بتاؤ روح جان، آج یارم کاظمی اپنے سارے سوالوں کے جواب خود لے لے گا۔ اسے خود بھی جھکتے دیکھ کر روح نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ جب روح کے ہاتھ سے کانچ کی چوڑیاں ٹوٹی اور اگلے ہی لمحے یارم نے اسے خود سے دور پھینکا۔ اچانک اس جھٹکے کے لیے روح تیار نہ تھی۔ بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکلی، پھر شرمندہ سی ہو کر یارم کو دیکھنے لگی جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یارم، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ روح اس سے کچھ کہتی، وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یا خدایا، یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ جس کام سے مجھے نفرت ہے، جس چیز سے مجھے گھن آتی ہے، وہی کام میں روح کے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ میں روح کے ساتھ زنا کرنے جا رہا تھا، اس لڑکی کے ساتھ ذاتی کرنے جا رہا تھا جسے دیکھتے میرے دل کی دنیا بدل گئی، جسے دیکھتے ہی میں خود سے کیا وعدہ تھا اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ فلیٹ سے باہر نکل آیا اور اپنے فون سے خضر کو کال ملانے لگا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ میں اور شوف ابھی لیلا کے کلب سے واپس آئے ہیں، کیوں خیریت؟ ایسا کرو ایک مولوی پکڑو، اسے لے کر میرے فلیٹ پر آ جاؤ۔ مولوی؟ کیوں خیریت ہے نا؟ اور اس وقت میں مولوی کا انتظام کہاں سے کروں؟ اس وقت تو کوئی مولوی نہیں آئے گا۔ میں نے نہیں کہا مولوی آئے گا یا نہیں، اس کے سر پر بندوق رکھو، اپنے ساتھ لے کر یہاں آؤ، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے، اور اپنے ساتھ کچھ گواہ بھی لے کر آنا۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ مولوی کا انتظام کرنا اب ان دونوں کا ہی کام تھا۔ کیا میری زحمت کی وجہ سے چلے گئے؟ کیا وہ مجھ سے مایوس ہو گئے ہیں؟
अल्लाह जी, ना जाने कितना नाराज होंगे मुझसे, कैसे मनाऊंगी मैं अब? अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था, मैंने खराब कर दिया। क्या जरूरत पड़ी थी मुझे अपने हाथ छुड़वाने की? मैं क्या करूं? क्या बाहर जाकर देखूं? नहीं नहीं, अगर ज्यादा गुस्सा हो गए तो फिर से थप्पड़ लगा देंगे। हाँ तो काम भी तो थप्पड़ खाने वाला किया है मैंने। अभी वो यही सब कुछ सोच रही थी कि बाहर कुछ लोगों की आवाजें आने लगी। ये इतनी रात में कौन आया है? इससे पहले कि वो उठकर देखती, वाह यार, हम वापस कमरे में आया। इसे वापस कमरे में आता देख वो फौरन इसके करीब आई। यार हम सच्ची, मेरा ये मतलब नहीं था। आप जो समझे है, मैं आपको खुद से दूर नहीं कर रही थी। मैं तो बस अपना हाथ, सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। इसके सीने से लगी वो बुरी तरह रो रही थी। सुनो, मेरी बात सुनो, इसके चेहरा अपने हाथों में लिए कहने लगा। मैं समझ सकता हूँ, इस तरह से फोन पर हुए निकाह को कबूल करना बहुत मुश्किल होता है, जानता हूँ। तुम इस निकाह को कबूल नहीं कर पा रही, इसीलिए तुमने खुद से मुझे दूर किया। लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, हमारा दोबारा निकाह होगा, और वो भी आज ही। चलो बाहर आओ, मैंने गवाह और निकाह ख्वाह का बुला लिया है। दोबारा निकाह? हाँ दोबारा निकाह। अब दुपट्टा सर पर लो और बाहर चलो। इसके बाद दुपट्टा खुद इसके सर पर डालता है, इसका हाथ थाम कर बाहर ले आया। वो बहुत सारे लोग थे और तकरीबन सभी यारम के काम करने वाले थे, और तकरीबन सभी हैरान और परेशान खड़े थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो लैला थी। मौलवी साहब, निकाह की रस्म शुरू करें। यारम ने ऑर्डर दिया था, 1 मिनट में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरे साथ आना। खिजर ने इसे कहा और यारम के कमरे में आ गया। जल्दी बोलो, यारम ने इसके पीछे आकर कहा। डेवल, ये लड़की पहले से किसी के निकाह में है, और निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता। तुम थोड़ा सब्र कर लो, पहले इसकी तलाक करवाओ, फिर तुम्हारा निकाह जायज होगा। इस तरह से निकाह नहीं हो सकता। खिजर ने रूह से निकाह की वजह ना पूछी थी, और वो खुद ही इसकी आंखों में इसके लिए चाहत देख चुका था। और आज से नहीं बल्कि न जाने कितने दिन से रूह के लिए इसकी फिक्रमंदी देख रहा था। वो इसके लिए जज्बात रखता है, ये बात खिजर पहले ही समझ चुका था। वो आदमी मर गया है खिजर, मैंने मार दिया इसे। यारम ने एक और धमाका किया। क्या? लेकिन क्यों? हम सीधे तरीके से इसे बात कर सकते थे, तुम्हें इसे मारने की क्या जरूरत थी? इसने मुझसे मेरी रूह को छीनने की कोशिश की, इसे छीनने का कोई हक नहीं था। रूह इसके निकाह में थी, तुमसे मिलने से पहले ये खिजर ने छुपा छुपा कर कहा था। अब तो हो गया ना जो होना था। अब मेरी होने वाली बीवी बाहर मेरा इंतजार कर रही है। इतना कहकर यारम रुका नहीं था, बल्कि कमरे से बाहर निकल गया। खिजर बेबसी से कदम उठाता इसके पीछे आया था। थोड़ी देर बाद निकाह की रस्म अदा हुई। लैला आंखों में आंसू लिए इसके निकाह में शामिल थी। मौलवी साहब ने पहले यारम का निकाह पढ़वाया और फिर रूह की तरफ आए। रूह नूरवल अहमद खान, आपका निकाह सैयद यारम काजमी वल्द सैयद इब्राहिम काजमी के साथ 50 लाख सिक्का राजफुल वक्त करार पाया। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज रूह के कान में गूंज रहे थे। इसने भी यकीनी से सामने देखा, जहां यारम इसे नजरों के असार में लिए बैठा था। क्या आपको यह निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने फिर से पूछा। यारम जरा सा मुस्कुराया था और इसे नजरों से बोलने का इशारा किया। कबूल है। इसके चेहरे को देखते हुए वो खोए हुए लहजे में बोली थी। वो खुलकर मुस्कुराया था। सवाल फिर से दोहराया गया। रूह ने वही जवाब दिया। निकाह की रस्म अदा हुई, सबने मुबारकबाद दी, लेकिन एक सवाल था जो रूह के जहन में गर्दिश कर रहा था। जब पहले रूह का निकाह हुआ था तब अम्मी ने किसी शेख का नाम लिया था, लेकिन इस निकाह ख्वाह में किसी शेख का नाम नहीं था। लेकिन इस वक्त तो होश ही कहाँ था कुछ जानने, खुद को सोचने समझने का। ये मौका तो इसे यारम ने दिया था। मौलवी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर लड़की पहले से शादीशुदा हो, लेकिन इसका खावंद मर चुका हो और वो किसी और के निकाह में आ जाए, तो क्या ये निकाह जायज है? यारम ने मौलवी साहब को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन इससे पहले कि खिजर ने मौलवी साहब के सामने सवाल रख दिया, यारम भी इसके करीब आकर खड़ा हो गया। तुमने अधूरी बात बताई मौलवी साहब को खिजर। रुको, मैं पूरी बात बताता हूँ। अगर लड़की को धोखे में रख कर इससे झूठा निकाह कर लिया जाए, मेरा मतलब है कि फोन पर निकाह किया जाए, बस एक तरफ की कार्रवाई मुकम्मल की जाए, फोन पर लड़की को रिकॉर्डिंग सुनाई जाए, निकाह नामे पर जाली नाम से दस्तखत किए जाएं, वल्दियत भी गलत बताई जाए, पर निकाह, मेरा मतलब है झूठा निकाह होने से पहले ही वो आदमी मर जाए, तो क्या ये निकाह जायज है? खिजर, तुम्हें इस तरह से ये सवाल पूछना चाहिए था। इसने खिजर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जबकि वो हैरानगी से देख रहा था। नहीं, हरगिज नहीं, ये निकाह तो नहीं है। निकाह में सबसे ज्यादा जरूरी वल्दियत का ठीक होना है। दोनों तरफ से मुकम्मल कार्रवाई गवाहों के बिना पर की जाती है। हाँ बिल्कुल, लोग फोन पर निकाह करते हैं, लेकिन मुर्दा इंसान निकाह कैसे कर सकता है? अगर सिर्फ इसकी आवाज थी, लेकिन वो मर चुका है, तो ये निकाह हुआ ही नहीं।
मौलवी साहब हैरानगी परेशानी से निकाह किए वारदात सुन रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, आप चले गाड़ी में तशरीफ रखें कि सर अभी आपको आपके घर छोड़ाएगा। ये सब कुछ क्या था? तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और ये सब कुछ तुमने कब जाना? फातमी कैसे मरा? जिस दिन रूह यहाँ पर आई थी तुम्हें याद है मैं शम्स से बात करने गया था, उसे समझाने गया था कि जो काम वो कर रहा है वो गलत है। तुम जानते हो वो काम क्या था किजर? शम्स शेख वहां पाकिस्तानी लड़कियों से जल्दी निकाह करके नहीं यहाँ बुलाता था। जितनी खूबसूरत लड़की उसकी इतनी ही ज्यादा कीमत, और फिर इन्हें यहाँ लाकर बेच देता था। मैंने इसे समझाया कि इसे ये काम नहीं करना चाहिए। इसने मेरी बात नहीं मानी और मेरे हाथों मारा गया। शम्स इस जाली निकाह के लिए रमीज शेख का नाम इस्तेमाल करता था। जिस दिन मैंने पहली दफा रूह को देखा वो मासूम चेहरा मेरी दुनिया हिला गया। खिजर, मैं इसे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ मैं मुस्तकबिल में अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं, लेकिन रूह ने मुझे मजबूर कर दिया। उसने मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। अब इसके बगैर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। वो हमेशा से अपनी हर बात इससे शेयर कर देता था। सारिम के बाद खिजर इसके लिए बहुत खास हो गया था। ठीक है, मैं मौलवी साहब को छोड़कर आता हूँ, तुम भाभी के पास जाओ, बाकी बातें हम कल सुबह करेंगे, बहुत वक्त हो गया है। खिजर ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। भाभी? आज आखिरकार वो लड़की से भाभी बन ही गई थी। हाँ, अब इससे लड़की कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा। वो मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन लैला का क्या होगा? खिजर ने पूछा। मेहरबानी फरमा के इस वक्त लैला का नाम लेकर मेरा मूड खराब मत करे। आप यहां से तशरीफ ले जा सकते हैं। यार नाक से मक्खी उड़ाता हुआ निकल गया। सबको बेचकर इसने दरवाजा बंद कर दिया और अपने कमरे में आया, लेकिन यहाँ रूह नहीं थी। वो यकीनन दूसरे कमरे में थी। मेरे दिल की दुनिया हिलाकर अब दूसरे कमरे में मुझ पाई बैठी है। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। वो मुस्कुराता हुआ इसके कमरे में आया। वो बेड पे बैठी थी। तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, जल्दी से दूसरे कमरे में आओ। वो दरवाजे से हुक्म जारी करता वापस पलट गया। अभी कुछ घंटे पहले वो इसकी बाहों में थी, लेकिन इसके हाथ छुड़ाने की वजह से वो बुरा मान गया था। पर अब तो रूह इसको नाराज करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो अपना दिल मजबूत करती आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती इसके कमरे तक आई। वो इसे अपने पीछे से दरवाजा बंद करने की आवाज आई। इसे फौरन पलट कर देखा तो वो दरवाजा बंद किए इसके सामने खड़ा इसे देख रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल इसके करीब आकर रुका और इसके कान के करीब झुका। तुम जो आ रहे हो पहलू में, अब होश किसे आएगा? ए इश्क, जरा रुक तो सही, ये इश्क फना हो जाएगा। वेलकम टू माई लाइफ। मेरा बनने के लिए शुक्रिया। रूहे नूर से रूहे यारम बनने के लिए शुक्रिया। आज से तुम यारम की रूह हो, और अगर रूह यारम से दूर हुई तो यारम बेजान हो जाएगा। और मैं जानता हूं तुम अपने यारम को कभी बेजान नहीं होने दोगी, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। वादा करो मुझसे, रूह चाहे कुछ भी हो जाए कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी। वादा। इसके बिल्कुल करीब खड़ा, इसका चेहरा अपने हाथों में लिए वो इससे वादा मांग रहा था। रूह ने बस अपनी नजरें झुकाई। जब यारम की गिरफ्त अपने चेहरे पर जरा सख्त में हुई महसूस की, इसे यारम के हाथों पे अपने हाथ रख दिए। करो वादा कि मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वादा। वो बमुश्किल इसकी नजरों की ताब ना लाते हुए बोली थी। थैंक यू सो मच रूह, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा, तुम्हें मेरे अलावा किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके कान में सरगोशी करते एक झटके से इसे अपने करीब तर किया। आज मेरी रूह को करार देगी। आज तो तेरा ये अमर अपनी जान से जाएगा। यार ने पूरे इस्तेहाक से इसके लबों पर अपने लब रख दिए और इसका नाजुक सरापा अपनी बाहों में भरते हुए बेड पर उठा ले गया। तुम्हें पता है रूह, तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कोई ख्वाहिश ना थी, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तुम्हें चाहना, तुम्हें प्यार करना, बस तुम्हें ही सोचना, तुम्हारा बन जाना, कितनी ख्वाहिशें दिल में जाग गई हैं। पता नहीं तुमसे पहले ये सारी ख्वाहिशत कहाँ सोई हुई थी। उसके चेहरे पर जब अपने मोहब्बत की महर साबित करता है, वह इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने लगा। इसे अपनी जिंदगी में कभी किसी औरत की कमी महसूस ना हुई थी, लेकिन रूह के जिंदगी में आने के बाद इसे हमेशा अपनी जिंदगी में रूह की कमी महसूस हुई। ये नाजुक सी लड़की कब इसके लिए इतनी खास हो गई वो खुद भी नहीं जानता था। वो तो ये भी नहीं जानता था कि जब रूह को पता चलेगा कि यारम वो शख्स है ही नहीं जिसके लिए वो इतनी दूर यहाँ आई है। वो तो बस इसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका था। इससे रूह चाहिए थी किसी भी कीमत पर, चाहे इसके लिए इसे अपनी जान से ही क्यों ना जाना पड़ता। मगर यह तय था कि वह रूह का नाम अपने नाम से कभी अलग नहीं होने देगा। रूह सिर्फ इसकी है, सिर्फ इसी का हक है इस पर। कोई रूह को सोचने के लिए, इसे देखने के लिए, इससे बात करने के लिए यारम की इजाजत लेगा। यारम की शिद्दत और जसारतों से घबराती इसकी बाहों में पनाह लेती लड़की से दीवाना कर गई।
यारम के हर अंदाज में रूह के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। वो इसके इश्क में डूबा इस पर अपने मोहब्बतों की बरसात करता रहा। रात धीरे धीरे गुजर रही थी और हर गुजरते लम्हे के साथ रूह को अपना आप और भी खास लगने लगा। वो अपने आप को कभी मनहूस समझती थी। याराम की पनाहों में बताए जान से कम न थी। वो इसके बाहों में पुरसुकून नींद सो रही थी जब अजानों की आवाज गूंजने लगी। तो मेरी जान, नमाज का वक्त हो गया है। इसने आहिस्ता से इसके कान में सरगोशी की। याराम इसे अपनी जिंदगी में शामिल करके एक पल ना सो सका। रूह के सोने के बाद भी इसके जहन में बस एक ही बात चलती रही, क्या सच जाने के बाद वो इससे नफरत करने लगेगी? जिस तरह से इसके अपने इससे दूर हुए, वो भी इससे दूर चली जाएगी। इसके जहन में उठते हर सवाल का जवाब नहीं था। वो कभी इसे खुद से दूर नहीं जाने देगा, इसे कुछ भी पता नहीं चलने देगा। वो इसे कभी इन लोगों के पास वापस नहीं जाने देगा जहां से वो आई थी। अगर वो इन लोगों से कभी मिलेगी नहीं तो इसे कैसे पता चलेगा? यारम इसे इनसे दूर कर देगा जिनकी वजह से रूह इससे दूर हो सकती है। और ये फैसला करके वो कुछ हद तक पुरसुकून हो चुका था। उठ जाओ जान, ये ना हो कि तुम्हारी नींद की वजह से तुम्हारी नमाज कज़ा हो जाए। फिर कहोगी मेरी वजह से ऐसा हुआ, जबकि मैंने तो तुम्हें तंग भी नहीं किया ज्यादा। इसके कानों में सरगोशी करते इसके कान की लू चूमता तो मुसलसल से जगाने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता था इतनी खतरनाक नींद है तुम्हारी, वरना तो तुम्हारी नींद से बहुत सारे फायदे उठाए जा सकते हैं। तो फिर क्या ख्याल है? वो जो मजे से नींद में इसकी बातें सुन रही थी, इसे वापस रात वाली टून में आता देखकर फौरन से उठकर बैठ गई। मुझे नमाज पढ़नी है। इससे पहले कि वो दोबारा इसके होश ठिकाने लगा था, वो भागकर वॉशरूम में बंद हो गई। अब तो तुम्हें भागकर भी मेरे ही करीब आना है। उठकर बैठता, बेड की क्रॉन से टेक लगाता वॉशरूम के दरवाजे को देखता रहा। रूह फ्रेश होकर बाहर आई तो वो इसे देख रहा था। एक शर्मीली सी मुस्कुराहट ने इसके लबों को छुआ। आप अगर मुझे ऐसे देखते रहेंगे तो मैं बाहर जाके नमाज अदा करूंगी। वो हल्का सा मिनमिनाई। नोट कर रहा हूं, कल रात से तुम्हारी बोलती बंद हो गई है। ऐसा भी क्या हो गया है रात में? वो शरारती अंदाज अपना इसे नजरों के सार में लेता हुआ पूछ रहा था। मैं बाहर जा रही हूँ। शर्माती हुई जयनमाज उठाकर बाहर जाने लगी। अरे यार, मैंने क्या कहा, बस पूछ ही तो रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया रात में? अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम आराम से नमाज पढ़ो। वो मुस्कुराते हुए नजर पूरे कमरे में घुमाने लगा। वो काफी देर खड़ी से देखती रही, लेकिन वो इससे बिल्कुल बेनियाज जाहिर होने की कोशिश कर रहा था। रूह ने वही जायनमाज बिछाई और नियत बांधी। इसे मुकम्मल नमाज में मसरूफ देखकर एक बार फिर ने इससे जान लुटाती नजरों से देखने लगा। इसे लगा था कि वो 5 या 7 मिनट में नमाज से फारिग हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। नमाज तो फौरन खत्म हो गई थी, लेकिन ये दुआ थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर तकरीबन 15 मिनट के बाद वो दुआ मांगकर जायनमाज उठाने लगी। मैं तो मिल गया तुम्हें, अब क्या मांग रही थी अल्लाह से? इसने शरारत से पूछा। मांग नहीं रही थी, थैंक यू बोल रही थी। उन्होंने मेरी सुन ली तो थैंक यू तो बनता है ना। मुस्कुराकर इसे जवाब देती वो इसके लिए नाश्ता बनाने बाहर निकल गई। वो नाश्ता बनाकर लाई तो यारम शावर ले चुका था। इसे नाश्ता टेबल पर लगाया, जबकि यारम शीशे के सामने खड़ा इसे देख रहा था। रूह का सारा ध्यान नाश्ता लगाने पर ही था। कल से आज वो इसे अपने दिल के ज्यादा करीब लग रही थी। इतनी सुबह नाश्ता कौन करता है? वो इससे पूछने लगा, जबकि वो खुद भी जानता था कि वो इससे छुपने की कोशिश कर रही है। मैंने सोचा आपको भूख लगी होगी। इसके मुंह में जो आया वो कहने लगी। हाँ यार, भूख तो बहुत लगी है, लेकिन खाने के लिए नहीं, प्यार के लिए। खींचकर इसे अपने करीब करते हुए इसके बालों में मुंह छुपाए हुए बोला। रूह की तो जैसे जान पर ही बनाई थी इसे रात के रूप में वापिस आते देखकर। लेकिन मुझे खाने के लिए भूख लगी है, इसने अपना आप छुड़वाते हुए बोला। तो मुझे खा जाओ, तो मुझे खा लो, मैं तुम्हें खा लेता हूँ, दोनों की भूख खत्म हो जाएगी। इसने एक बार फिर से इसे अपने करीब करते हुए इसको गिरफ्त में लिया और बाजू को घेरा तंग कर लिया। मुझे ये डिश पसंद नहीं, मैं नहीं खाती। इसने आप छुड़वाना चाहा। ट्राई तो करो, बहुत टेस्टी है। ये कहते हुए वो इसके लबों पर झुका और पूरे इस्तेहाक से अपने आप को सैराब करने लगा। फिर जब इसके लबों को आजाद किया तो इसके चेहरे पर अपनी संगत का रंगत देखने लगा, जहां बिखरी हया और सुर्खी से सुकून दे रही थी। कैसी लगी? अगर चाहो तो ये डिश तुम्हें रोज मिल सकती है, और अगर ना भी चाहो तो भी ये डिश तुम्हें रोज ही जरूर मिलेगी, क्योंकि ये डिश मेरी फेवरेट है। और इसकी नर्म नाजुक गुलाबी लबों को अंगूठे से सहलाते हुए बोला। लगता है आपने नाश्ता नहीं करना। वो अपनी शर्म और हया छुपाने की नाकाम सी कोशिश करने लगी। मैंने तो कर लिया नाश्ता, और यकीन करो इससे ज्यादा मजेदार आज तक नहीं किया। वो जुमाइनी अंदाज में बोला। जो मैं इतनी मेहनत से बना कर लाई हूँ वो इससे नजरें चुराते हुए बोली, जबकि हाथ कभी दुपट्टा घुमा रहा था तो कभी नाखून मुंह में जा रहे थे। वो इसकी हालत से महसूस हो रहा था। अच्छा यार, करते हैं ना नाश्ता, आओ बैठो। इसने इसका हाथ पकड़ के बिठाया और खुद सामने बैठ गया। वैसे तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नाश्ता करते हुए इसे फिर से मुखातिब किया। कौन सी बात का जवाब?
वो नासमझी से पूछने लगी, अरे वही, कल तक तो तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चल रही थी, एक रात में ऐसा क्या हो गया कि ये बंद हो गई? वो शरारत से पूछ रहा था, जबकि नाश्ता करते हुए इसके हाथ काम पे। अच्छा अच्छा सॉरी, नाश्ता करो, मैं कुछ नहीं कहता, वो हंसते हुए बोला। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मुझे नहीं करना आपके साथ नाश्ता। वो उठकर बाहर जाने लगी, जब यारम ने इसका हाथ थाम लिया। कल रात तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, तो अब क्यों जा रही हो? वो बिल्कुल सीरियस लग रहा था। बाहर जा रही हूँ, कोई पाकिस्तान वापस थोड़ी जा रही हूँ, रूह ने बताना जरूरी समझा। पाकिस्तान वापस तो अब तुम कभी नहीं जा सकती, लेकिन मुझे छोड़कर यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती। तुम्हें मुझसे दूर जाने की, यहाँ बाहर भी जाने की इजाजत नहीं है। आराम से बैठो और नाश्ता करो। वो बिल्कुल सीरियस होकर बोल रहा था। रूह को इसके अंदाज 1 महीने वाले पहले थप्पड़ याद आया, तो फिर से एक बार फिर इसके करीब ही बैठ गई। अच्छा ना मेरी जान, अब मजाक नहीं करता, कर लो ना नाश्ता। वो इसे अपने हाथ से खिलाने लगा। नाश्ता करने के बाद वो बर्तन उठाकर किचन में गई तो वापिस ही ना आई, तो वो खुद ही इसे ढूंढता हुआ किचन में आ पहुंचा। ये जो तुम मुझसे छुपने की कोशिश कर रही हो ना, ये बिल्कुल बेकार है। तुम चाहकर भी मुझसे नहीं छुप सकती, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ। तुम्हारा यार तुम्हें हर जगह ढूंढ निकालेगा। मैं क्यों छुपने लगी आपसे भला? मैं तो काम खत्म कर रही हूँ। वो मुस्कुराई थी, लेकिन सच तो ये था कि कल रात के बाद वो इसकी बेबाक नजरों से छुप जाना चाहती थी। इसकी नजरें इसे नजरें झुकाने पर मजबूर कर देती। अच्छा, आज से पहले तो इतना काम नहीं था तुम्हें यहाँ? तुम 2 घंटे से यहाँ घुसी आखिर कर क्या रही हो? वो जांचती नजरों से इसे देखते हुए पूछने लगा। मैं सफाई कर रही थी, इसने पूरे किचन की तरफ इशारा करते हुए कहा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाए जाकर तैयार हो, अपने अपने काम पर नहीं जाना? इसने नजरें चुराते हुए कहा। नहीं, शादी की पहली सुबह कौन पागल काम पे जाता है? मैं अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, इसने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। नहीं नहीं, आपको जाना चाहिए, बहुत सारे काम है, आपको नुकसान हो जाएगा। मैं तो यही हूँ। वो जल्दी जल्दी बोली थी, क्योंकि इससे पहले कि यारम एक दिन भी इसके पास घर पर ना रहा था। और इसने जब पूछा कि क्या वो बहुत बिजी है अपने काम में, तो कहने लगा इसके पास बहुत काम है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। अरे भाड़ में जाए काम, मैं तो अपनी बीवी के पास ही रहूंगा। मैं अपनी बीवी के साथ चंद दिन भी ना गुजार पाऊं तो इतना काम करने का क्या फायदा? वो मोहब्बत से इसका गाल चूमते हुए बोला, जबकि वो अपने गाल पर हाथ रखे इसे देखने लगी। वो तुम्हारे गाल पे सुर्खी थोड़ी कम हो गई थी, मैंने सोचा लगा दूं। वो मुकम्मल शरारती अंदाज में बोला। चंद दिन? वो इसकी हरकत को इग्नोर करते हुए पूछने लगी। हाँ यार, हनीमून पर जाना है, तुम्हें घुमाने फिराने। मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह पर ले जाऊंगा, जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ। बहुत पुरस्कून जगह है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो आप सारा वक्त साथ होंगे? वो कुछ सोचते हुए पूछने लगी। हाँ बेबी, हनीमून पे मियाँ बीवी दोनों हर वक्त साथ रहते हैं, और तुम्हें तो वैसे भी अब मैं खुद से अलग नहीं होने दूंगा। जो अपने ध्यान में ये नोट नहीं कर पाई थी कि वो कब इसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ और इसके गिर्द बाजू हायल करते हुए इसे अपने मजीद करीब किया। जानती हो रू, मैंने कभी अपने लिए तुम्हारे जैसी लड़की के बारे में नहीं सोचा था। मैंने तो कभी शादी ना करने का फैसला किया था, और अगर करता भी तो अपनी जैसी किसी लड़की से। लेकिन देखो ना, मुझे मिला भी तो कौन? तुम, मासूम सी प्यारी सी गुड़िया जैसी। मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई नेकी नहीं की, फिर अल्लाह ने तुम जैसी परी मेरे नसीब में कैसे लिख दी? मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? वो इसके कंधे पर सर झुकाकर आंखें बंद किए बोल रहा था। अगर मैं जाना चाहूँ तो भी क्या आप मुझे जाने देंगे? टू शरारत से बोली, जबकि कल से अब तक वो 1000 बार इसे कह चुका था कि वो कभी इसे खुद से अलग नहीं होने देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तुम मेरी हो, और मैं अपनी कोई भी चीज खुद से दूर नहीं जाने देता। जो मेरा है सिर्फ मेरा है। तुम खुद भी चाहो तो मैं मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। यारम, आज आप बहुत खुश है ना? हाँ बहुत। जवाब मुख्तसर था, मगर जसारतें बढ़ती जा रही थी। आपकी इस खुशी में मैं आपसे कुछ मांगू तो आप देंगे ना? तुम जान मांग लो, वो उसका माथा चूमते हुए बोला। वो तो है ही मेरी, इसे मांगने की क्या जरूरत है? वो इतराई थी। तो फिर क्या चाहिए? यारम ने इसका दुपट्टा खींचते हुए कहा। प्लीज मुझे घर पर फोन करने दे, वो मन्नत भरे लहजे में बोली। मगर वो इसकी सुन कहाँ रहा था। वो तो इसके गर्दन में मूंछ पाई से महसूस करने में मसरूफ था, या शायद सुनकर इग्नोर कर गया था। आई लव यू सो मच। इसका चेहरा अपने हाथों में लिए वो एक बार फिर से इसके लबों पर झुका। यारम, मेरी बात सुने। वो इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारता मत होश होने लगा। फिलहाल तुम मेरी सुनो, ये धड़कनें क्या कह रही हैं? इसका सर अपने सर पर रखता हुआ वो बोला। ये दिल तुमसे कुछ कहना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। इसे जवाब दो, इसकी बात सुनो। इसे अपने बेहद करीब किए वो इसकी सांस उथल पुथल कर चुका था।
इसे बाहों में उठाए वो अपने कमरे में ले आया और इसे बेड पर लेटाकर इस पर झुका। मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में बात करो, मुझसे प्यार करो। मुझे आज तक ऐसा शख्स नहीं मिला जो मुझसे मोहब्बत करता हो। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? इसकी आंखों में आंखें डाले पूछने लगा। खामोश क्यों हो, बोलो ना, करती हो ना मुझसे प्यार? वो इससे हल्का सा झिंझोड़ कर बोला, हाँ कहती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। वो नजरें झुकाए हुए बोली, जबकि इसका इजहार सुनकर वो सरशार सा होकर इस पर झुका। आई लव यू। इसके चेहरे पर जा बजा अपनी मोहब्बत की महर साबित करता हुआ इसे दुनिया की सोचों से दूर ले गया। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमें फीडबैक क्लास में दीजिएगा। फी अमान अल्लाह।